अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। आज एक और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ सर्कुलर मोशन के हम हाजिर हैं और ये इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अहम चैप्टर है ये हमारे पास, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको समझनी हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर मोशन, पहले सर्कुलर मोशन होती क्या? द मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल। सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल कैसे हो सकती है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो सकती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकती है। और ये कैसे होती हैं जी? ये देखें, ये दोनों आपको दिखा दी गई हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है जिसमें व्हील नज़र आ रहा है और जिसमें एक साइकिलिस्ट घूमता नज़र आ रहा है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। एग्जाम्पल्स इसकी बेशुमार आपकी आम जिंदगी में है। मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, व्हील ऑफ मूविंग बाइसिकल। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका पहला टॉपिक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल ट्रेस बाय अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस। यानी अगर एक बॉडी घूम रही है इस तरह, तो उसमें जो एंगल बन रहा है किसी भी जगह पे, जैसे ही कोई भी एक ट्राइंगल इसमें कंसिडर कर लें, वहाँ जो भी एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा जी? सर्कुलर और मोशन का एंगल ट्रेस्ड होगा और उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट इसके रेडियन है। इसके अलावा इसके दो यूनिट और होते हैं, डिग्री और रेवोल्यूशन। इट बिहेव्स लाइक अ एक्सियल वेक्टर फॉर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय द राइट हैंड रूल। तो आप ये देखें, अगर तो ये इसमें से आप कोई भी एक ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल कंसिडर कहता है, अगर ये बहुत छोटा एंगल बन रहा है यहाँ पे अगर एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये असल में एक कॉर्ड के बराबर ही होगी और एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा। और असल में ये सारे एक्सियल वेक्टर हैं। जितने भी पांचवें अपना इसमें सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे, 5-7 वेक्टर जितने भी टाइप के, ये सब एक्सियल वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो ये जैसे ये देख सकते हैं, ये बॉडी घूमती हुई दिखाई है। ये ब्लैक हैरो आपको बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपने रोटेशन की तरफ उंगलियां कर्ल करनी है और थंब पॉइंट आपको बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। ये आगे चल के मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा वेलोसिटी के लिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ स्मॉल वैल्यू बट अ स्केलर फॉर द लार्ज वैल्यू। तो कितनी स्मॉल वैल्यू के लिए? 5 डिग्री तक वैल्यू हो तो ये वेक्टर है, और अगर उससे ऊपर चली जाए तो ये वेक्टर नहीं रहता। अच्छा, इसकी वजह क्या है? 5 डिग्री तक मैंने जैसा कि अभी बताया कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए ये आर्क लेंथ कॉर्ड लेंथ के बराबर ही होगी। यहाँ पे अगर वैल्यू बहुत स्मॉल है एंगल की, तो फिर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता रहेगा। तो जब तक ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता रहेगा तब तक ये वेक्टर है, और जब फॉलो करना छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। तो कब तक फॉलो करता है? 5 डिग्री तक। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत अहम रिलेशन है, आता तो 2 नंबर का ही है पेपर में, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें जी, ये वो एंगल बन रहा है जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये 1 रेडियन लिखा हुआ है, तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन भी है दरअसल। अगर अब इफ ये s जो है आर्क लेंथ है, इफ s एंड r आर इक्वल देन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1 रेडियन। यानी अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तो जो सेंटर में एंगल बनेगा यहाँ वो 1 रेडियन होगा। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन भी है। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका रिलेशन। तो ज़रा गौर करें, अगर हम s को बढ़ाते जाएं तो थीटा भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये मैंने लिख भी दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट की जगह फिर हमने r लगाया। क्यों r लगाया? क्योंकि आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप देख लें, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला देख लें, तो वो रेडियस होगा। क्यों? और रेडियस कभी भी किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होता, इसलिए रेडियस इसमें कांस्टेंट होगा। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होगा? थीटा 2 पाई रेडियन होता है। अगर रेडियन में लिखे और डिग्री में लिखे तो 360 के बराबर होता है। और अगर ये 2 पाई दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें तो हमें पता लगेगा कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के, और इसी तरह 1 डिग्री बराबर है 0.0174 डिग्री के। ये
सारे का सारा टॉपिक एंट्री टेस्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए पेपर की बहुत ज़्यादा अहम है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। जब यूनिट ये मैं ख़त्म करूँगा तो मैं आपको इसके एंड पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस सॉल्व भी करके दिखाऊंगा इस तरह के। तो ये आप देख सकते हैं, एक और एनिमेटेड पिक्चर मैंने लगाई। तो यहाँ से जैसे जैसे मोशन बढ़ती जा रही है एंगल बढ़ता जा रहा है, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाली रिलेशन S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जो आर्क लेंथ बढ़ती जाती है थीटा बढ़ता जाता है, और जो जो आर्क लेंथ छोटी होती जाती है थीटा भी छोटा होता जा रहा है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है S और थीटा का रिलेशन। नेक्स्ट देखें जी, एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। अब ये क्योंकि एंगुलर है इसलिए 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस है और t उसका टाइम पीरियड है। ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर द टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी जारी बात है आप अगर रेडियस बड़ा करते जाएंगे तो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करेगा ना। जैसे ये ग्रीन वाला जो बॉल है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर येलो और फिर रेड, तो इसी चीज़ को ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो ये इसका फार्मूला आ गया डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। तो इसके यूनिट क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो इसको देख लेते हैं, इसके SI यूनिट क्या है, सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी। सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी यानी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। असल में इसके जो डायमेंशन है वो तो बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी के सिमिलर होंगे ना, T इनवर्स, क्योंकि रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते, ये भी याद रखिएगा, रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं होते। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाइंड बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है, वो भी अभी मैं बता देता हूँ। अब ये रिलेशन देखें यहाँ पे v इज इक्वल टू आर थीटा, एक तो ये रिलेशन हो गया ना हमारे पास। इसी तरह हमने क्या किया कि ये देखें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर, ये माइनस मैंने जानबूझ के यहाँ लगाया ताकि आपको पता लग जाए कि असल में ये रिलेशन अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखें तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये मैंने जानबूझ के नेगेटिव साइन लगाया कि अगर आपने आर पहले लगाया तो ये माइनस आएगा, और वरना आर माइनस नहीं लगाना तो ओमेगा क्रॉस आर कीजिए। फॉर क्लॉकवाइज मोशन इट इज़ अ नेगेटिव एंड डाउनवर्ड, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट इज़ अ पॉजिटिव एंड अपवर्ड। तो ये राइट हैंड रूल देख लें आप, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये थंब बता रहा है कि ये आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, और इसी तरह अगर ये ये क्लॉकवाइज है तो फिर ये देखें ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है। राइट हैंड रूल लगा के बताया गया है, और साइड पे उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी, और इसके यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हुए। तो इट इज़ द डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज L इनवर्स L पावर 0 T इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेडियन के तो कोई भी डायमेंशन नहीं होते, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। तो आप ये देखें रिलेशन विद द लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसका अब यहाँ पे भी देखें मैंने माइनस लगाया, वो इसीलिए लगाया कि असल में ये रिलेशन A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, ना कि आर अल्फा। तो ये एक गलतुल आम है, इसको अक्सर लोग आर क्रॉस अल्फा लिखते हैं, तो ये इसलिए मेंशन करने के लिए मैंने जानबूझ के ये वहाँ भी लगाया और यहाँ भी। फॉर क्लॉकवाइज मोशन इसका भी वही है, ये नेगेटिव और डाउनवर्ड होगी, और ये भी एक एक्सियल वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी। अच्छा, ये बड़े अहम पॉइंट है दो जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको ज़रा समझें। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन आर प्रेजेंट। उसकी नॉन यूनिफॉर्म अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगी, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर आप देख सकते हैं अल्फा 0 होगा, यानी ये चीज़ 0 होगी, अल्फा 0 हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए और एंटी टेस्ट के लिए बड़े अहम पॉइंट है, और इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ ऐसे। ये देखें जी, ये अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये टेंजेंशियल ग्रीन वाली जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये येलो वाले जो एरो हैं ये स्ट्रेट ए है, आप येलो वाला कह सकते हैं ए, और ये वाला जो येलो जो सेंटर की तरफ है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। दरअसल आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करें या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, आपने ये बात याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, बाकी टेंजेंशियल हो, ठीक है, अल्फा हो,
सब जो है एक्सेलरेशन जीरो हो सकते हैं मोशन के लिहाज से, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती। इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको देख लेते हैं। तो ये लीनियर फॉर्म में, ये सिर्फ एक याद दहानी है, आती तो आपको पहले से ही है। तो v इज इक्वल टू एफ, और इसी तरह ये एंगुलर में है तो ओमेगा वेलोसिटीज की जगह और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। और अगर फ्री फॉल मोशन है तो g पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ g लगा दे। और अगर ये फ्री फॉल मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में नहीं है, तो फिर जहाँ जहाँ g के पीछे नेगेटिव आएगा वो लगा दे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी इसको। इसी तरह हमारे पास ये वाले भी फार्मूले हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच बेंड द स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ, ये इसकी डेफिनेशन है। इट डज नो वर्क, बहुत अहम बात है ये कि ये काम ही कोई नहीं करती। ठीक है, क्यों? ये बॉडी को घुमाती है, बॉडी जब घूमती है तो जहाँ से चलती है वहीं वापस आके खड़ी हो जाती है। तो हम दो तरीके से इसको जीरो करते हैं, या आप कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, या ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। तो दोनों केसेस में वर्क जीरो होगा। ये बड़ी अहम बात और बेशुमार दफा पेपर में आई है। ये देखें जी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये गाड़ी एक सर्कल में घूम रही है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जैसा कि डायग्राम में मैंने ये दिखाया। और ये बड़ी अहम बात है, जो नीचे वाला पॉइंट है इसको समझें कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, खासकर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो जो टेंशन की फोर्स होती है असल में वही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ए वी इंटू डेल्टा वी एस हो गया, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी पी क्यू ओवर आर। ये कहाँ से हमने निकाला? ये देखें जी, इस डायग्राम से। ये पी क्यू, यहाँ पे ये आर्क लेंथ असल में कॉर्ड लेंथ के बराबर ही कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ दो ट्राइंगल बनेगी, ओ पी क्यू, ये बनेगी और एक ये बनेगी V, और एक ये वाला V, और ये दो ब्लू वाली एरोज अगर इनको ऊपर खींचो तो ये दो ट्राइंगल बनाएंगे। तो जो ट्राइंगल ये ब्लू वाले बना रहे हैं असल में PQR वाले भी वही सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सिमिलरली ऊपर मूव करेंगे। तो जैसे जैसे P और Q मूव करेंगे V भी वैसे ही मूव करेंगे। तो ये PQ जो है ये S के बराबर है, हमने लिख दिया यहाँ पर। डेल्टा V जो है S V ओवर R के बराबर है, ये भी हमने यहीं से ड्रॉ किया है, याद रखिएगा। और ये फार्मूला भी। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर ओवर R। जब ये वाली वैल्यू डेल्टा V की आप यहाँ पुट करेंगे तो ये V स्क्वायर ओवर R निकल आएगा। असल में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जिसको मैंने कहा ये हमेशा प्रेजेंट होगी। और जब F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो A की वैल्यू F इज इक्वल, न्यूटन लॉ में लगाए F इज इक्वल टू एम ए, तो A की वैल्यू लगाएंगे तो ये एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। और V अभी हमने देखा आर ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ R पहले ही लिखा हुआ है और नेगेटिव साइन इसलिए नहीं है कि ये वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब हम V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास एंगुलर मोशन में निकल आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, क्या इधर जो है R F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? और इस इक्वेशन में R F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, असल इक्वेशन एम वी स्क्वायर ओवर आर ही है, ये ड्राइव्ड इक्वेशन है। तो यही वाला रिलेशन सही है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी रेडियस के। इन आवर डेली लाइफ बैंक ट्रैक्स ऑफ द रोड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल सो दे डू नॉट गेट स्लिप। बैंक ट्रैक क्या होता है? जब आप किसी भी सड़क पे गौर कीजिएगा, जो शार्प टर्न ले रही होती है उसका एक एंड टर्न ऊपर ऊंचा बनाया जाता है। वो ऊंचा एंड इसीलिए बनाया जाता है कि जैसे ये गाड़ी चल रही है तो ये इनको घूमती हुई चीज़ों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करें और वो स्लिप ना हो और इजीली मुड़ जाएं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी प्रोड्यूस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी जिद है, इसका उल्ट है, यानी और ये खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पैदा होगी वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाजिम पैदा होगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं जी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज इन एंगुलर मोशन या एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसे मैस है वो लीनियर अपना लीनियर एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैस ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, यानी वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एंगुलर मोशन में मैस का जो एनालॉगस है वो ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होने देगा।
और ये देखें मैंने लिख भी दिया, इट प्ले सेम रोल इन द एंगुलर मोशन एज मैस प्ले इन द लीनियर मोशन। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बेशुमार दफा ये पेपर में आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, इसका एक जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, आई इज इक्वल टू सी एम आर स्केयर। वैसे एम आर स्केयर है, सी मैंने अपने पास से लिखा, क्यों लिखा जरा नीचे देख लेते हैं। ये तो मुख्तलिफ शेप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आ गई, इनको आपने याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, ये सी की वैल्यू अगर आपने 1 लगाई तो हुप होगा, 1/2 लगाई तो डिस्क बन जाएगी। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, डिस्क के लिए बन जाएगा। अगर आपने इसकी वैल्यू 2/3 लगाई तो ये थिन स्फेयर बन जाएगा। और अगर आपने इसकी वैल्यू 1/12 लगाई यानी सी की वैल्यू, तो ये रॉड के लिए हो जाएगा। अब रॉड के भी 2 केसेस हैं। ये वाला रॉड कौन सा होगा, जो जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर से होके गुजरे। अगर रॉड के एक एंड से एक्सिस ऑफ इस तरह, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह रॉड के एक एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरा तो यहाँ 1/3 ml स्केयर आएगा, ना कि 1/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ और हिस्सा भी देखते चलते हैं। F इज इक्वल टू एम ए। असल में अब इसकी हमने एनालॉगस निकालनी है। दिस फोर्स कॉजेज द मास टू रोटेट अबाउट O। तो यहाँ F इज इक्वल टू एम ए है, टॉर्क आर एफ होता है, तो F की मैंने वैल्यू लगा दी एम ए, और A बराबर हो गया आर अल्फा के, तो एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये रोटेशन एनालॉग है न्यूटन सेकेंड लॉ का। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रोटेशन एनालॉगस है न्यूटन सेकेंड लॉ का। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। रिजिड बॉडी में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने से उसके 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला तब्दील ना हो, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है जी। द टोटल टॉर्क फॉर द रिजिड बॉडी डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इनको हमने स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड किया, तो हर पार्टिकल का जो मास है वो m है, r1 है, और अल्फा में देखें 1 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रिजिड बॉडी का फासला तो तब्दील होना नहीं, तो जब फोर्स लगेगी तो ये सारी इकट्ठे घूमेंगे पार्टिकल, तो सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी, इसलिए नहीं लगाया। मास छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये हम इसको बाहर ले आए और हमने ये देखें ये रिलेशन बन गया इसका, और ये टोटल बॉडी के ऊपर हमने समेशन लगा दी, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, तो ये आई अल्फा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊंगा।